इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के 4 टाइप हैं। ठीक है, हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहला टाइप है स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट। A smart legal contract is a type of smart contract designed to enforce or execute the terms of a legal agreement automatically. These contracts bridge traditional legal system and blockchain technology, embedding legal terms into code to reduce ambiguity and improve efficiency. तो स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट सबसे बेसिक टाइप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो भी हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट्स। हाँ, एग्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है? जब कभी भी दो पार्टीज के बीच में कुछ रूल्स कंडीशंस डिफाइन होते हैं, ठीक है, तो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। नाउ पहले एग्रीमेंट पेन एंड पेपर बेस्ड होता था, ठीक है, और इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होते थे। तो इस प्रोसेस में बहुत सारी एम्बिग्यूटी होती थी, ठीक है, और बहुत प्रॉब्लम होता था और ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता था ये पूरा सिस्टम, क्योंकि कोई एक पार्टी, ठीक है, कोई एक पार्टी थर्ड पार्टी के साथ टाई अप कर सकता है। ठीक है, जैसे कि पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, पार्टी बी। ना ये दोनों पार्टी के लिए एज ए मिडल मैन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी जो है, ये जो थर्ड पार्टी है वो पार्टी ए के लिए बायस हो सकता है या फिर पार्टी बी के लिए बायस हो सकता है। ठीक है, तो ये सिस्टम 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, नाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट में ये जो एग्रीमेंट है इसे हम कोड कर देते हैं। ठीक है, नाउ ये कोड करने के बाद अब इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड होता है। तो जब पर्टिकुलर कोई भी कंडीशन मेट होगा तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रन होगा। ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? ये ट्रेडिशनल एग्रीमेंट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारा है उसके बीच में एज ए ब्रिज काम करता है। ठीक है, ये दोनों कनेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो भी प्रोसेस है एग्रीमेंट वाला, ठीक है, वो ऑटोमेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि है स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इसके कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर है लीगली बाइंडिंग। स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट आर रिकॉग्नाइज्ड विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क एंड कैन बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट। ठीक है, तो जैसा कि हमारा पेन पेपर बेस्ड एग्रीमेंट होता है, ठीक है, नाउ इसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है तो उसे हम कोर्ट में, ठीक है, जो एक जुडिशरी सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट करके हम जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, उसे हम रिजॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, नाउ ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये भी लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, तो पहली बात तो इसे ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं तो ये पहले ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी होती है, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, तो ये भी लीगली बाइंडिंग होता है। ठीक है, ये भी लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो करता है, मतलब इसे भी हम कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट वही है। नाउ सेकंड पॉइंट इज ऑटोमेशन। अब जैसे कि मैंने कहा था कि पहले हम एग्रीमेंट पेन और पेपर बेस्ड होता था, ठीक है, और उसमें थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती थी और जो भी एक्शन लेना होता था हमें खुद लेना होता था। लेकिन ये क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये एग्रीमेंट कोड करने की वजह से ये अपने आप होता है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड है। जब पर्टिकुलर कंडीशन मैट होगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद रन होगा। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, तो इसका एक की फीचर है ऑटोमेशन। ठीक है, नाउ थर्ड की फीचर इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कंबाइंस रिटन लीगल टर्म्स विद एग्जीक्यूटिबल कोड। जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा एग्रीमेंट होता है उसे हम कोड में लिख देते हैं, तो और यही कोड, इसी कोड को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। रियल एस्टेट लीज, अ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड एग्री टू अ लीज विद टर्म्स कोडेड इनटू अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. Rent is automatically deducted from tenant's wallet each month. If rent isn't paid on time, the contract triggers a late fee or notifies the landlord. ठीक है, नाउ एक एग्जांपल देखते हैं हम रियल एस्टेट का। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक होगा टेनेंट, ठीक है, और एक लैंडलॉर्ड। टेनेंट को लैंडलॉर्ड को मंथली रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मंथली रेंट के लिए एक लॉजिक लिखा जाएगा। ठीक है,
अगर टेनेंट मंथली रेंट लेट पे कर रहा है तो उसका भी एक चार्ज होगा, ठीक है, उसका एक फाइन होगा, वो टेनेंट को लैंडलॉर्ड को भरना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मंथली चार्ज है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा टेनेंट के अकाउंट से और लैंडलॉर्ड के अकाउंट में सेंड हो जाएगा। नाउ आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जब ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है, क्योंकि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जब कभी भी न्यू मंथ स्टार्ट होगा, मंथ के फर्स्ट डेट पे आप ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा और जो भी उसका मंथली रेंट होगा वो टेनेंट के अकाउंट से कट के लैंडलॉर्ड के अकाउंट में सेंड हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, इफ रेंट इजंट पेड ऑन टाइम द कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर्स अ लेट फी और नोटिफाई द लैंडलॉर्ड। ये कैसे होगा? तो ये मल्टीपल कंडीशन में अराइज हो सकते हैं, जैसे कि टेनेंट के वॉलेट में इनफ बैलेंस नहीं हो तो जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करेगा, ठीक है, और जब इसमें से इसके वॉलेट में से टेनेंट के वॉलेट में से जब वो रेंटल जो मंथली रेंट है वो डिडक्ट करने का ट्राई करेगा तो डिडक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये जो थर्ड पॉइंट है वो वैलिड होगा, ठीक है। तो इसके लिए टेनेंट को एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, ठीक है। तो ये रहा एग्जांपल स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट का। नाउ हम सेकेंड टाइप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे जो कि है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जिसे हम डी एप्स भी कहते हैं, ठीक है। नाउ a decentralized application is a software application that runs on a blockchain network rather than a centralized server, ठीक है। तो हमारा डी एप्स क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है इन शॉर्ट, ठीक है, जिसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके बनाते हैं, ठीक है। नाउ अब हम इस सॉफ्टवेयर को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर भी डिसेंट्रलाइज्ड ही होगा, ठीक है, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं होगा, क्योंकि हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस पे वर्क करता है? मेनली वो डिसेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट पे वर्क करता है। तो हमारा जो डीएस बनेगा जिसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके बना रहे हैं वो भी डिसेंट्रलाइज्ड ही होगा, ठीक है। नाउ इट लिवरेजेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर बैकएंड लॉजिक एंड टिपिकली यूज डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज फॉर डाटा। नाउ ये जो हमारा डी ऐप है, ठीक है, इसका ये एक एप्लीकेशन है, तो इसका कुछ फ्रंट एंड होगा और इसका कुछ बैक एंड होगा। ना फ्रंट एंड हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो यूज़र इंटरफेस होगा, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई यूज़र फ्रंट एंड के थ्रू किसी बटन पे या फिर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उस यूज़र को वो डाटा मिलेगा कहाँ से? ठीक है, जैसे यूज़र ने कहा, यूज़र ने एक फॉर्म फिल किया, ठीक है, रजिस्टर के लिए, लॉगिन के लिए, ठीक है ना। लॉगिन करने के बाद उस जो यूज़र का डाटा है वो वेरीफाई भी तो होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन का लॉजिक कहाँ जाएगा? बैकएंड में, और बैकएंड में हमारे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है, ठीक है ना। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा होता है कौन कौन से यूज़र हमारे डी एप्स को एक्सेस कर सकते हैं और क्या क्या इसके साथ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हमारे डी एप्स का जो भी डाटा होता है, ठीक है, वो डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में सेव होता है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एक कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ठीक है ना। हमारा जो डी एप्स है, ठीक है, अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो ब्लॉकचेन नेटवर्क हो इथेरियम है, ठीक है, इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क है। तो हमारा डी एप्स इस इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क का यूज़ करके बन रहा है, ठीक है। तो जो भी इस डी ऐप का स्टोरेज होगा, ठीक है, बैकएंड का डाटाबेस होगा, वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ठीक है। मतलब इसका जो स्टोरेज, इस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का जो स्टोरेज है वो सभी नोड्स में होगा, ठीक है, सभी नोड्स में सेम होगा और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। नाउ कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के। पहला फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑपरेट्स ऑन अ ब्लॉकचेन एंश्योरिंग नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। नाउ हमें पता है हमारा ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, तो सब नोड्स के पास सेम कॉपी ऑफ डाटा होता है, ठीक है। अगर एक डाटा फेल भी हो गया, ठीक है, एक नोड फेल भी हो गया, फिर भी उस नोड के पास जो डाटा था वो वही डाटा सब नोड्स के पास है, तो इतना कोई सिस्टम को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का डर नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा पहला फीचर है। नाउ सेकंड फीचर इज ट्रांसपेरेंसी। द कोड इज ओपन सोर्स एंड यूजर्स कैन वेरीफाई हाउ इट वर्क्स। नाउ ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होते हैं इनके कोड ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी यूज़र इन कोड को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और उसे फॉक करके उसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है, ठीक है। तो ये ओपन टू यूज़ होते हैं। नाउ थर्ड फीचर इज ट्रस्टलेस। यूजर्स इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द एप्लीकेशन विदाउट इंटरमीडिएटरीज। हमारा जो डी ऐप है, ठीक है,
ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनता है, ठीक है। तो हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरा कैसा सेंट्रलाइज नहीं होता, वो डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। तो इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम में, तो इसीलिए हम ब्लॉकचेन नेटवर्क को ट्रस्टलेस सिस्टम कहते हैं। मतलब किसी एप्लीकेशन को किसी एक नोड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो डाटा इसके पास है वही डाटा इसके पास भी है, तो सब नोड इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी नोड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, उसे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट करना है, इसलिए हम ब्लॉकचेन नेटवर्क को ट्रस्टलेस सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के। तो एग्जांपल से एक यूनिस्वैप, डिफाई, a decentralized exchange allowing users to trade tokens directly without a central authority। तो एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप टोकन्स को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। नाउ सेकंड एग्जांपल इज क्रिप्टो किटीज, अ ब्लॉकचेन बेस्ड गेम वेयर यूजर्स बाय सेल एंड ब्रीड वर्चुअल कैट्स। हमारा क्रिप्टो किटीज एक ब्लॉकचेन बेस्ड गेम है जिसमें आप कैट्स को बाय सेल और उसे ब्रीड कर सकते हो, ठीक है, ये सब वर्चुअली कर सकते हो। अब हमारा जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है वो वर्क कैसे करता है, तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था तभी बताया था कि हमारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में एक होता है फ्रंट एंड, ठीक है, जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा, एक होता है बैक एंड। तो फ्रंट एंड से यूजर इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। यूजर इंटरेक्ट करने के बाद जो भी उसका लॉजिक है फ्रंट एंड का, वो बैक एंड के पास आएगा ना, बैक एंड उस लॉजिक को प्रोसेस करेगा और फिर से फ्रंट एंड को देगा, और फ्रंट एंड से फिर यूजर को एक्सेस मिलेगा जो भी उसने डिमांड किया था, ठीक है ना। एग्जाम्पल यूज केस ना, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का, क्राउड फंडिंग। तो हमारे पास एक डी ऐप है, ठीक है, क्राउड फंडिंग का। ना जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, ठीक है, वो इस डी ऐप के थ्रू अपना मनी सेंड करेंगे, ठीक है, अपने फंड्स इस डी ऐप के थ्रू अपने फंड्स सेंड करेंगे, ठीक है। नाउ अगर इनफ फंड्स रेज हुए, ठीक है, तो ये जो फंड्स रेज हुए, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वो प्रोजेक्ट ओनर को सेंड कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर इनफ मनी सेंड नहीं हुआ, इनफ मनी अगर कलेक्ट नहीं हुआ, तो ये जो फंड्स है, ठीक है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, ठीक है। तो ये जो सब लॉजिक है, ठीक है, ये सब किस में लिखा होता है, ये सब लिखा होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। नाउ अगर इनफ फंड्स कलेक्ट हो गया, तो ये जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है इसके अंदर जो इसके बैकएंड में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वो अपने आप एग्जीक्यूट होगा और जो फंड है वो प्रोजेक्ट ओनर को सेंड कर देगा। नाउ अगर इनफ फंड कलेक्ट नहीं हुआ, तो ठीक है, तो जो बैकएंड में लिखा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक है, ठीक है, वो अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा और ये जो फंड्स है ये फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा कॉन्ट्रीब्यूटर्स को, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया टाइप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट इज डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का। नाउ हम थर्ड टाइप देखेंगे जो कि है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, DAO। तो DAO क्या है, is a blockchain based entity governed by smart contract and controlled by its member. It operates without centralized leadership with decision made collectively by voting. Now decentralized autonomous organization को समझ सकते हैं आप एक कंपनी, ठीक है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क को यूज करती हो, ठीक है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क को यूज करने से क्या मतलब है ना, इस कंपनी में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगा, ठीक है, इस कंपनी में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगा, जैसे कोई CEO, ठीक है, कोई HR, ये सब रोल इसमें नहीं होंगे, ठीक है। इसमें सब जितने भी मेंबर्स होंगे इस कंपनी में, ठीक है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे और जब कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग होगा तो सब जितने भी नोट्स उस कंपनी में जितने भी मेंबर्स उस कंपनी में प्रेजेंट है सबके वोटिंग लिए जाएंगे और जो मेजोरिटी ऑफ वोटिंग होगी, ठीक है, वही फाइनल प्रपोजल होगा, वही फाइनल आउटपुट होगा, वही फाइनल डिसीजन होगा कंपनी का, ठीक है। तो हमारा डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, मेंबर्स होल्ड वोटिंग राइट्स प्रोपोर्शनल टू देयर स्टेक और टोकन ओनरशिप, ठीक है नाउ। अब इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हर एक मेंबर के पास कुछ टोकन और कुछ स्टेक अथॉरिटी होता है, ठीक है, कुछ स्टेक ओनरशिप होता है ना। इस टोकन और स्टेक ओनरशिप के हिसाब से उस नोड का, उस मेंबर का इम्पोर्टेंस मेजर किया जाता है, ठीक है
ना जिसके पास ज़्यादा टोकन्स होगा, जिसके पास ज़्यादा स्टेक होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर होगा, ठीक है। तो उसके डिसीजन में उसका डिसीजन को प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस ही है, ठीक है। नाउ ट्रांसपेरेंट रूल्स, गवर्नेंस रूल्स आर एनकोडेड इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ जो भी कंपनी के बिजनेस लॉजिक होंगे, ठीक है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होंगे, ठीक है ना। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सब नोड्स के पास प्रेजेंट होगा, सब नोड्स के पास इसका कॉपी होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ थर्ड इज ऑटोनोमस एग्जीक्यूशन। नाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स डिसीजन ऑटोमेटिकली। नाउ अब जब मेजोरिटी किसी एक डिसीजन पे हेल्ड होगा, ठीक है, किसी एक डिसीजन को मेजोरिटी मिलेगा, ठीक है, तो ये मेजोरिटी मिलते ही, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन फुलफिल होगा। और जैसे ही कंडीशन फुलफिल होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये किसी थर्ड पार्टी या फिर किसी मैनुअल वर्क के लिए नहीं रुकता है। जैसे ही हमारा डिसीजन, मेजोरिटी डिसीजन या फिर कोई कंडीशन रीच होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप को एग्जीक्यूट करता है, और जो भी चेंजेस सिस्टम में होने वाले रहते हैं वो अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस ऑटोनोमस होता है ना। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के। मेक अ डीएओ, अ डीएओ दैट मैनेजेस द डीएआई स्टेबल कॉइन सिस्टम। तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो स्टेबल कॉइन सिस्टम को मैनेज करती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नाउ हाउ डीएओ वर्क्स, member propose changes or action, members vote on proposals, smart contracts execute the approved actions, ठीक है ना। इसे समझ लेते हैं हम। ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस प्रपोज करने हैं, ठीक है। तो ये नोड, कोई भी एक नोड, हम इस नोड को ले लेते हैं, ठीक है, नोड ए क्या करेगा, चेंजेस प्रपोज करेगा, ठीक है ना। ये जब चेंजेस प्रपोज करेगा तो ये सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, जितने भी उसकी कंपनी में मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। सब नोड्स उसे वेरीफाई एंड वैलिडेट करेंगे और उस प्रपोजल को वोट करेंगे, ठीक है, कि ये एक्सेप्ट हमें करना है कि नहीं करना है, या फिर इसमें क्या चेंजेस हो सकता है, ठीक है। इस प्रपोजल को जब मेजोरिटी मिलेगी, मेजोरिटी मतलब ना, जब मेजोरिटी ऑफ नोट्स जितने भी हैं उस प्रपोजल को जब सेम वोट देंगे, जैसे कि अगर मेजोरिटी ऑफ नोट्स ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट वोट किया है, ठीक है, तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना। अगर मेजोरिटी ऑफ वोट ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट वोट किया है, ठीक है, तो प्रपोजल रिजेक्ट होगा। नाउ जब एक्सेप्ट और रिजेक्ट होगा, ठीक है, तब हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होगा और ये अपने आप को सेल्फ एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें से पहले से लॉजिक, पहले से कंडीशन लिखा हुआ है कि जब कभी भी मेजॉरिटी एक्सेप्ट के लिए अटेन होती है तो ये लाइंस ऑफ कोड आप परफॉर्म कीजिए, ये लाइंस ऑफ चेंजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। या फिर जब कभी मेजॉरिटी रिजेक्ट के लिए होगा, ठीक है, तो ये लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये लाइंस ऑफ ये सब चेंजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से DAO वर्क करता है, ठीक है ना। एग्जांपल्स देख लेते हैं DAO के। DAO फॉर मैनेजिंग अ कम्युनिटी treasury, member vote on how to allocate funds for project, smart contract release funds once proposal is approved by majority। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम देख लेते हैं, जो कि है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग डिवाइसेस, ठीक है ना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग डिवाइसेस क्या होता है, ये now smart contracted devices refer to IoT enabled devices integrated with smart contract to automate real world actions based on blockchain logic. These devices can interact with the blockchain or trigger to respond to smart contract condition। हमारे जो IoT डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, इनके साथ ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अटैच किया गया होता है, ठीक है, अटैच किया गया होता है। तो क्या होता है, कुछ जब कभी भी हमें IoT डिवाइसेस से कुछ रीडिंग्स मिलती है, ठीक है, कुछ आउटपुट आता है, ठीक है ना। ये आउटपुट, ये रीडिंग के बेसिस पे हम कंडीशंस लिखे होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना। ऑन बेसिस ऑफ दिस रीडिंग्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप को सेल्फ एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और जो भी चेंजेस सिस्टम में लाने होते हैं या फिर जो भी लॉजिक परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो
IoT डिवाइसेस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज किया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करके। नाउ इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर IoT डिवाइसेस एक बिल्डिंग में लगा हुआ है, ठीक है ना, वो IoT डिवाइसेस रीडिंग दे रहा है कि हीटिंग 58 डिग्री से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। ये रीडिंग जाएगा बैकएंड लॉजिक में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा जब कभी भी रीडिंग 58 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाए तो हमें कॉल करना है फायर ब्रिगेड को, ठीक है ना। अब इसी रीडिंग मिला, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड होता है, रीडिंग मिलते ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा और वो कॉल करेगा फायर ब्रिगेड को और फायर ब्रिगेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो गया, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है IoT डिवाइसेस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करने का, ठीक है। तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिवाइस का लॉजिक कंसेप्ट यही है ना। एक हम पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। इंटीग्रेशन विद IoT डिवाइसेस कम्युनिकेट विद द ब्लॉकचेन वाया सेंसर्स और APIs, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना। ऑटोमेशन पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है ना। टेम्पर रेजिस्टेंट यूजेस ब्लॉकचेन फॉर सिक्योर एंड इम्यूटेबल रिकॉर्ड ना। हमारा जो IoT डिवाइस से रीडिंग आएगा, ठीक है, और ये रीडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करेगा ना। हमें पता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार डिप्लॉय हो गया है, ठीक है, वेरीफाई वैलिडेट हो गया है, तो उसके अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टेम्पर रेजिस्टेंट सिस्टम बन जाता है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया जो कि था फायर ब्रिगेड को कॉल करने का, ठीक है ना। 2 एग्जांपल और यहाँ पे दिए, स्मार्ट लॉक्स, अ लॉक दैट अनलॉक्स ओनली व्हेन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म्स पेमेंट, ठीक है ना। अ कार रेंटल्स, अ व्हीकल स्टार्ट्स ओनली व्हेन द रेंटल फी इज पेड एंड वैलिडेटेड ऑन द ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमने पहले 3 या 4 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, और वो प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में अरेंज है। तो आपको वो सब वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, आई बटन पे या फिर अभी मेरे स्क्रीन पे फ्लैश होता होगा, ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।